नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में फॉरेंसिक विभाग की ताजा बायोलॉजिकल रिपोर्ट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। फॉरेंसिक लैब ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट पुलिस प्रशासन को सौंप दी है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। फॉरेंसिक रिपोर्ट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में छात्रा के कपड़ों की जांच में मेल स्पर्म की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। यह वैज्ञानिक साक्ष्य इस बात की ओर सीधा इशारा करता है कि छात्रा की मौत से पहले उसके साथ कोई गलत कृत्य किया गया था। इस खुलासे के बाद से इस मामले में यौन उत्पीड़न की आशंका अब हकीकत में बदलती दिख रही है। इस रिपोर्ट ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि इससे पहले आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की संभावना जताई गई थी। फॉरेंसिक की इस नई बायोलॉजिकल रिपोर्ट ने अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के उन दावों का पूरी तरह समर्थन कर दिया है। अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि यह केवल एक सामान्य मौत नहीं, बल्कि एक जघन्य अपराध का हिस्सा हो सकती है। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एफएसएल रिपोर्ट के बाद कार्रवाई हुई है। अपर थानाध्यक्ष हेमंत झा और थाना अध्यक्ष रोशनी कुमारी को निलंबित कर दिया गया है। वहीं कपड़ों में मिले मेल स्पर्म के अवशेष मिलने के बाद एफएसएल अब डीएनए की प्रोफाइल तैयार कर रही है। गिरफ्तार आरोपी के डीएनए से मिलान किया जाएगा, साथ ही अन्य संदिग्धों के डीएनए से भी मिलान होगा। लेकिन सवाल है कि आखिर दोषी गिरफ्तार कब होगा और क्या किसी को बचाने की यह पूरी कोशिश होती रही? न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। जहानाबाद की युवती का जो पटना में मौत हुआ, उसके बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा था और इसने राजनीतिक रंग भी ले लिया था। लेकिन अब पटना पुलिस सवाल के घेरे में भी थी, लेकिन एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद मामला अब दूसरा रंग लेता दिख रहा है। न्यूज 18 लगातार इस खबर के बारे में जानकारी दे रहा था और पटना पुलिस की तरफ से जो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, उसके बाद इस खबर न्यूज 18 खबर पे मुहर भी लगती दिख रही है। दरअसल इस प्रेस विज्ञप्ति में लिखा गया है कि चित्रगुप्त नगर थाना कांड संख्या 14/26 के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि मृतका के परिजनों द्वारा दिनांक 10/1/26 को मृतका के कुछ वस्त्र पुलिस को उपलब्ध कराए गए थे, जिन्हें विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए जब्त किया गया तथा परीक्षण हेतु एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल द्वारा किए गए परीक्षण के क्रम में कथित रूप से घटना के समय पहने गए एक अंतः वस्त्र से मानव शुक्राणु के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एफएसएल द्वारा इसका डीएनए प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है। अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के साथ साथ एसआईटी द्वारा चिन्हित अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के डीएनए से भी मिलान किया जाएगा। जाहिर तौर पर न्यूज 18 लगातार इस बारे में जानकारी पहले से देती आ रही थी कि युवती के साथ बलात्कार की बात सामने आ रही है और आखिरकार एफएसएल की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बात बताई जा रही है कि जो अंतःवस्त्र मिले हैं उसमें शुक्राणु के अवशेष प्राप्त हुए हैं, मानव शुक्राणु के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो जाहिर तौर पर मामला अब तूल पकड़ सकता है और इस पूरे मामले पे जिन लोगों को जांच की जिम्मेदारी दी गई थी उन पर भी कार्रवाई की गई है। इसके पहले जो चित्रगुप्त नगर थाना कांड संख्या 14/26 की समीक्षा के दौरान अपर थाना अध्यक्ष जो कदम कुआं के थे अवर निरीक्षक हेमंत झा और थाना अध्यक्ष चित्रगुप्त नगर अवर निरीक्षक रोशनी कुमारी को निलंबित किया गया है। तो जाहिर तौर पे अब पूरी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब एफएसएल रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन इतना तय है कि न्यूज 18 लगातार इस खबर को पहले से बताता आ रहा है और आखिरकार एफएसएल रिपोर्ट के बाद इसकी पुष्टि भी होती दिख रही है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। अब सवाल है कि पुलिस ने शुरू में रेप से इनकार क्यों किया था, और सवाल यह भी है कि संवेदना की मौत पर पीएमसीएच की रिपोर्ट से पहले रेप से इनकार कैसे किया गया, और सवाल यह भी है कि डॉक्टर की शुरुआती रिपोर्ट आखिर किस आधार पर बनी और क्या पुलिस आरोपियों को इतने दिनों तक बचाने में लगी हुई थी। पुलिस ने शुरू में रेप से इनकार क्यों किया था कि कोई रेप नहीं हुआ है, संभावना भी नहीं जताई थी। पीएमसीएच की रिपोर्ट से पहले रेप से इनकार क्यों, ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे। इस पूरी घटनाक्रम को अगर देखें, 3 लोगों को क्यों और किस आधार पर छोड़ा गया, सवाल यह भी बना हुआ है। और सवाल यह भी है कि क्या इसमें हॉस्टल छात्रा या स्टाफ से वो जुड़े हुए थे। मोबाइल से सुसाइड सर्च की कहानी किसने बनाई,
एक ये भी थ्योरी सामने आई थी। इसके साथ साथ सवाल यह भी है कि 3 लोगों को क्यों और किस आधार पर छोड़ दिया गया, उनसे कोई पूछताछ नहीं होती है। और ये कई सवाल अब भी बने हुए हैं। लेकिन अब जो एफएसएल की रिपोर्ट सामने आ गई है, वो रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यह संभावना है, पूरी तरीके से संभावना है कि रेप जो है वो हुआ होगा, क्योंकि ह्यूमन स्पर्म का मिलना जाहिर सी बात है कि गंभीर संकेत देता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ढुलमुल रवैया शुरू से ही देखने को मिला, वो सवाल अब भी बना हुआ है। अब सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे केस को समझते हैं तो देखिए, 6 जनवरी से केस की शुरुआत होती है। 6 जनवरी को बेहोश संवेदना मिलती है। 5 जनवरी को ही जहानाबाद से संवेदना पटना आई थी, यानी कि घटना से सिर्फ एक दिन पहले। 11 जनवरी क्या होता है, तो इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसकी मौत की बात सामने आती है। 2-3 अस्पतालों से होकर वो गुजरती है। इस दौरान पुलिस का प्रारंभिक जांच में रेप से इनकार होता है, बयान सामने आता है कोई किसी तरीके से रेप हुआ है। एसआईटी टीम का गठन होता है। एसआईटी ने जांच का जिम्मा संभाला और उसके बाद तारीख 16 जनवरी की बात करें तो एसआईटी का गठन किया जाता है और एसआईटी ने केस से जुड़े लोगों से पूछताछ की। एसआईटी इस दौरान जहानाबाद भी पहुंचती है, जहां मृतका का गांव है, वहां पूछताछ होती है। सारे सबूत जुटाए जाते हैं और सारे सबूत जुटाने के बाद डीजीपी को रिपोर्ट सौंपा जाता है। एफएसएल ने अब बायोलॉजिकल रिपोर्ट जो है वो पुलिस को सौंप दी है, जिसमें रिपोर्ट में छात्रा के कपड़ों में मेल स्पर्म की पुष्टि कर दी गई है। अब एफएसएल क्या कर रही है उसे भी समझिए। तो डीएनए की जो प्रोफाइल है वो तैयार की जाएगी, जो गिरफ्तार आरोपी या फिर और जो संदिग्ध है, और उनकी डीएनए से इस स्पर्म का मिलान किया जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद हरकत में पुलिस भी आई। अपर थानाध्यक्ष हेमंत झा निलंबित किए गए। इसके साथ साथ थानाध्यक्ष रोशनी कुमारी, जिनको शुरू से ही बचाया जाता रहा, उनका भी निलंबन होता है। एम्स फॉरेंसिक विभागाध्यक्ष का एसआईटी पर आरोप भी इस दौरान लगता है और कई गंभीर आरोप लगाते हैं कि एसआईटी भी ठीक तरीके से जांच नहीं कर पा रही है। आरोप यह भी लगाया जाता है विभागाध्यक्ष की तरफ से कि देर से दस्तावेज जो है वो एसआईटी की तरफ से जमा किया जा रहा है और देरी की वजह से रिव्यू रिपोर्ट में देरी की बात कही गई। अब एम्स की रिव्यू रिपोर्ट में भी खुलासा हो सकता है। तो एक साथ कई स्तरों से जांच, लेकिन सबसे अब बड़ा खुलासा एफएसएल की रिपोर्ट में जो ह्यूमन स्पर्म जो है वो मृतका के अंडरगारमेंट से मिला है। अब देखिए, घर वालों के कहने के बाद भी जिस ढंग से रेप के आरोप को नकारा गया, उसके बाद संवेदना के घर वालों ने कई आरोप लगाए। संवेदना घर वालों ने जो आरोप लगाए हैं उसके आधार पर कोई 1-2 नहीं बल्कि 5-5 लोग संवेदना की मौत और उसके बाद की स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। तो आइए जिन लोगों पर आरोप है उनके नाम जानते हैं और आरोप क्या है वो भी समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रोशनी कुमारी। एसआई पहली रिपोर्ट ही गलत बना दी। अभिनव कुमार एएसपी, जो बिना जांच थाना प्रभारी की रिपोर्ट भी उन्होंने मान ली। परिचय कुमार दूसरे किरदार, एसपी पटना पूर्वी के, और बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इसे सुसाइड तक बता दिया। डॉक्टर सतीश, जो प्रभात मेमोरियल महिला डॉक्टर का हवाला देकर रेप से उन्होंने इनकार कर दिया। शरीर पर चोट बताया। कार्तिक के शर्मा एसएसपी पटना, मामले की पड़ताल किए बिना रिपोर्ट पर वो भरोसा भी कर गए। तो देखिए, एक साथ कई स्तरों से जो खामियां है वो निकल करके सामने आई और लगातार जो पुलिस की थ्योरी है वो पल पल बदलती रही, पल पल नई थ्योरी दी जाती रही। लेकिन अब जब ये रिपोर्ट सामने आ गई है और इस रिपोर्ट की चर्चा न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और इस संभावना शंका की चर्चा पहले ही दिन से कर रहा है। और सबसे पहले जो पीएमसीएच की रिपोर्ट आई थी उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक खबर यह भी सामने आई थी, जो परिवार वाले थे उनसे भी एक शख्स मिलता है पीएमसीएच का, वो कहता है कि आपकी बेटी के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ जरूर है, जिसके बाद से लोगों का आक्रोश भी फूटता है और वो सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इन सब के बीच अब देखिए, जो थ्योरी दी जाती रही पुलिस की तरफ से, जो ढुलमुल रवैया अपनाया जाता रहा, अब वो रिपोर्ट आने के बाद सब कार्रवाई हो रही है और रोशनी झा जिनका निलंबन हुआ है, इसके साथ साथ हेमंत का भी निलंबन किया गया है। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं औरंगाबाद की खबर की। औरंगाबाद में 4 लापता बेटियों का सुराग नहीं मिल रहा है। बेटियों के लापता होने के मामले में नया एंगल एक सामने आया है। हिंदू संगठनों ने इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड मुस्लिम लड़की को माना है। तो पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही किसी ठोस नतीजे पर पहुंच जाएगी। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
औरंगाबाद की 4 बेटियां लापता। बेटियों का क्यों नहीं मिला सुराग? गिरोह का शिकार बनी बेटियां। औरंगाबाद में पिछले 5 दिन से 4 बेटियों के लापता होने का रहस्य अनसुलझा है। देव थाना क्षेत्र से 4 नाबालिग लड़कियां एक साथ अचानक लापता हो गईं। 18 जनवरी से लापता इन लड़कियों का पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल सका है। अब बेटियों के लापता होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। लापता एक लड़की के परिजन ने अन्य 3 लड़कियों पर अपनी बेटी को बहला फुसलाकर भगाने का आरोप लगाया है। परिजन को आशंका है कि उनकी बेटी किसी संगठित गिरोह का शिकार बन गई है। हम लोग को प्रशासन से यह है कि इसे सबको वापस कुशल बढ़िया से ना तो बेच भी सकता है। सब कितने दिन का मामला है ये आज 18 तारीख से है मामला, 6 दिन हो गया है। कोई पता नहीं चला। कोई पता नहीं चल रहा है अभी तक। FIR हो चुका है। वहीं इस पूरे मामले में हिंदू संगठनों ने मास्टरमाइंड एक मुस्लिम लड़की को माना है। हिंदू संगठनों ने पुलिस को आवेदन देकर मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने की मांग की है। और जब भी करती है तो ये हिंदू लड़की को टारगेट करती है। पिछले बार भी हिंदू लड़कियों को सिर्फ ली और इस बार भी चार में एक मुस्लिम ये थी और 3 हिंदू लड़की को इन्वॉल्व की। 4 बेटियों के लापता होने के मामले में पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सर्वर स्लो होने की वजह से उनके फोन का CDR नहीं मिल रहा। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि जल्द मामले को सुलझा लिया जाएगा। ये चारों लड़कियां आपस में दोस्त है और बराबर साथ में रहती थी। इसी संदेह के आधार पे उनको तीनों को नामजद करके FIR दर्ज कराया गया है, जिसका अनुसंधान अभी किया जा रहा है। अभी वर्तमान में उनके सारे मोबाइल और टेक्निकल आधार पर सब जानकारी इकट्ठा की जा रही है। एक साथ 4 लड़कियों के लापता होने की पूरी इलाके में चर्चा हो रही है। पुलिस जल्द नतीजे पर पहुंचने की बात कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल है कि 4 लड़कियां आखिर कहां गई? क्या किसी गिरोह का शिकार बन गई लड़कियां? क्या बेटियों को बेच दिया गया? पुलिस को आखिर सुराग क्यों नहीं मिल रहे? न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। हजारीबाग में सरस्वती पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान 2 संप्रदायों के बीच झड़प हो गई। केरेडारी प्रखंड के बेलतू की घटना है। झड़प के दौरान दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई लोग के घायल होने की खबर है। घटना के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है। सूचना मिलते ही प्रशासन के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। हजारीबाग SP अंजनी अंचल ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। बताया जा रहा है कि विसर्जन जुलूस में भड़काऊ गाने बजाने से विवाद की आशंका है, जिसके बाद बेलतू पिकेट से बाजार ताड़ के बीच हंगामा हो गया। बड़का गांव SDPO सहित 4 थाना प्रभारी मौके पर तैनात हैं। इसमें खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सुरक्षा बल के जवान हर घर की सघन तलाशी लेने में जुटे हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस घटनास्थल की, जहां पर एक हिंसक झड़प सामने आई है। बताया जा रहा है कि विवाद हुआ आपस में और ये झड़प में तब्दील हो गई, जिसके बाद से अब इलाका पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है। घटना के बाद से लगातार जो पुलिस के वरीय अधिकारी हैं मौके पर कैंप कर रहे हैं, जवानों की तैनाती कर दी गई है। हालांकि हालात अब सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन भड़काऊ गाना बजाने को लेकर के विवाद की बात कही जा रही है। केरेडारी प्रखंड के बेलतू की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां दोनों पक्ष आपस में भिड़े हुए नजर आ रहे हैं। हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड अंतर्गत बेलतू में हुए सांप्रदायिक विवाद को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। बात करें तो देर रात्रि की यह घटना है, जब सरस्वती पूजा प्रतिमा विसर्जन को लेकर 2 समुदाय के बीच आपसी झड़प हो जाती है और पथराव में कई लोग घायल हो जाते हैं। हालांकि इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जैसे ही पुलिस प्रशासन को जानकारी मिलती है, मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण करने का काम करती है। फिलहाल की बात कर ले तो पुलिस वो उस एरिया को चारों तरफ से घेराबंदी किए हुए और आम लोगों के आवाजाही पर पूर्ण रूप में रोक लगा दी गई है। रात हजारीबाग के DC और SP स्वयं पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी ली और उसके बाद शांति सौहार्द कायम रखने की उन्होंने बात कही है। SP ने स्पष्ट किया है कि जो भी ऐसे घटना को अंजाम दिया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बात कर ले तो इस घटना में लगभग दर्जन लोग घायल हुए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल की बात करें तो स्थिति तो तनावपूर्ण है, लेकिन जिस जगह पर यह घटना हुई थी वह बिल्कुल उस जगह पे सामान्य देखने को मिल रही है। लेकिन बात करें तो बेलतू गांव में सुरक्षा कर्मी वो तैनात जरूर देखे जा रहे हैं। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग।
अब देखिए, इस घटना के बाद से सवाल भी कई हैं और सवाल यह है कि कब झड़प में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। सवाल यह भी है कि इलाके में सौहार्द का जो माहौल बना हुआ है उसे कौन बिगाड़ रहा है। और सवाल इस तस्वीर के सामने आने के बाद से यह भी है कि इलाके में धर्म के नाम पर हिंसा कब रुकेगी। बढ़ते आगे, कटिहार में एक चाय दुकान की आड़ में चलाए जा रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। बताया जा रहा है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भट्टोला में चाय की दुकान चलाने वाली बसंती देवी यहां चाय की दुकान के बाहर सेक्स रैकेट चलाती थी। वहीं जब स्थानीय लोगों को शक हुआ तो उन्होंने दुकान से एक शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि मौके का फायदा उठाते हुए बसंती देवी फरार हो गई, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी बसंती देवी पहले भी इसी मामले में जेल जा चुकी है और फिलहाल जमानत पर बाहर थी। पुलिस सब उसकी तलाश में जुट गई है। यहाँ पे सेक्स चल रहा था, ठीक है। एक महीना पहले यहाँ पे रेड पड़ा था, ये लोग जेल भी गई थी, फिर दोबारा के यहाँ चालू कर दिया सेक्स रैकेट। यहाँ पे अभी टीआरटी जो गाड़ी है अभी रेड किए थे, पकड़ाए थे, इसके बाद अभी पकड़ा के अपनी जल्द हम लोग पुलिस के हवाले किए। जी, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, लगभग 2-3 माह पूर्व जो है एक मुफस्सिल में देह व्यापार के रैकेट को जो है उसका भांडा फोड़ा गया था और साथ ही साथ उसमें एक होटल मालिक की भी गिरफ्तारी हुई थी। वो जो महिला जिसके द्वारा कि ये व्यापार चलाया जा रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, इस मामले में भी उसी की संलिप्तता आ रही है सामने और उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द उनको उस मामले में जेल भेजा जाए। और इस बीच चतरा से बड़ी खबर, जहां हंटरगंज में बड़ी वारदात की साजिश नाकाम हुई है। टीएसपीसी का पूर्व नक्सली गिरफ्तार किया गया है। 2 साथियों संग इसकी गिरफ्तारी हुई है। हरेंद्र गंजू दस्ते का सक्रिय सदस्य मिथुन, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। हथियार, गोलियां और चोरी की बाइक बरामद की गई है। लेवी आगजनी का मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। विकास कार्यों के वाहन फूंकने का आरोपी था। चतरा एसडीपीओ ने इसकी जानकारी दी है, जहां टीएसपीसी का पूर्व नक्सली गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी द्वारा एक बड़ी घटना को घटित होने से पहले ही उसे रोकने में सफलता हासिल की गई है, जिसके तहत इनके द्वारा 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक देसी कट्टा, 2 गोली तथा 2 अन्य मोबाइल बरामद कर जब्त किया गया है। रामगढ़ जिले के गोला वन क्षेत्र में हाथियों का झुंड उत्पात लगातार मचा रहा है। रविवार पहले सुबह हेसापोड़ा इलाके के डुमरडी गांव में हाथियों ने खेतों में लगी आलू और सब्जी की फसलों को रौंद दिया। इससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। फसल बर्बादी से आक्रोशित किसानों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। हाथियों का झुंड पास के जंगल में मौजूद है और वन विभाग निगरानी कर रहा है, लेकिन ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आलू तो सब मेरा बारे में खा गया। 50-60 पैकेट आलू होता, सो एक पीस नहीं बचा। अब हम लोग गरीब आदमी क्या खाएंगे यार, कैसे जिएंगे यार, कैसे रहेंगे। से आप कुछ कृपा कीजिए हम लोग का गरीब आदमी को। अकेले खटते हैं दिन रात और कुछ भी नहीं हुआ, सब खा गया। अब हम क्या करें। और वन विभाग देने की कृपा करें। वन विभाग देने का आप कृपा कीजिए। आरजेडी की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक है। पटना के होटल मॉल में 11:30 बजे से बैठक शुरू होगी, जो आरजेडी के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सूत्र की माने तो इस बैठक में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की घोषणा हो सकती है और आज ये आरजेडी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए बेहद ही अहम दिन है। पूरी खबर बता रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज एक महत्वपूर्ण बैठक पटना के होटल मौर्य में होने वाला है और ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव के परिणाम के बाद आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई सारे ऐसी बातें तय हो जाएंगी जो आने वाले समय में आरजेडी का भविष्य तय कर सकती है। ऐसे तो कई तरह की चर्चा है, लेकिन चर्चा आज ये भी है कि 11:30 बजे से होने वाली इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव के नाम पे मुहर लग सकती है कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। ऐसे सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है, जिसकी आधिकारिक घोषणा तो बैठक के बाद ही होगी, लेकिन माना जा रहा है और चर्चा इस बात को लेकर है कि आरजेडी की कमान अब पूरी तरीके से तेजस्वी यादव थाम सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जो पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद तेजस्वी यादव जो ने ये बैठक बोला ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और इस बैठक में पार्टी के भविष्य की दशा और दिशा दोनों तय हो जाएगी। ऐसे लालू यादव जो फिलहाल अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सेहत अब पहले से ठीक नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि
इस बैठक में तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लग सकती है। और आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है, इसमें 27 राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के वो भी पटना पहुंच गए हैं और वो भी इस बैठक में भाग लेंगे। इसके अलावा जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो भी भाग लेंगे। इसके अलावा 200 से अधिक डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। जो बिहार के बाहर से जो नेता आए हुए हैं उन्हें भी इसी होटल मौर्या में ठहराया गया है। और इस बैठक में माना जा रहा है कि लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, सांसद जो आरजेडी के हैं वो तमाम लोग इस बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद कई महत्वपूर्ण फैसले लिया जाएगा। साथ ही संगठनात्मक मामलों से लेकर राजनीति की रणनीति तक पार्टी में तेजस्वी यादव की भूमिका मजबूत होती जा रही है और पार्टी में पहले से ही उन्हें भविष्य के नेता के तौर पे देखा जा रहा था। लेकिन जाहिर तौर पे जब तक औपचारिक घोषणा नहीं हो जाती है तब तक निगाहें बनी रहेंगी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आरजेडी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव की ताजपोशी आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के महत्वपूर्ण बैठक में हो सकती है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और देखिए, आरजेडी के कार्यकारिणी की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरजेडी नेतृत्व पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने इस पर पोस्ट कर लिखा कि जो सही मायनों में लालूवादी होगा, जिस किसी ने भी लालू जी के द्वारा हाशिए पर खड़ी आबादी, वंचितों के हितों के लिए मजबूती से लड़ने वाली खड़ी की गई पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से संघर्ष किया होगा, जिस किसी को भी लालू जी के द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए किए गए सतत संघर्ष एवं प्रयासों का गौरव बोध होगा, जिसे लालू जी की राजनीतिक विरासत और विचारधारा को गर्व के साथ आगे ले जाने की परवाह होगी, वो अवश्य ही पार्टी की मौजूदा बदहाली के लिए जिम्मेवार लोगों से सवाल करेगा और ऐसे लोगों की संदेहास्पद भूमिका के खिलाफ अंजाम की परवाह किए बिना अपनी आवाज उठाएगा। वर्तमान की कड़वी, चिंताजनक और दुखद सच्चाई यही है कि आज जनता के हक हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए जाने वाली जन की पार्टी की असली कमान फांसीवादी विरोधियों के द्वारा भेजे गए वैसे घुसपैठियों, साजिशकर्ताओं के हाथों में है, जिन्हें लालूवाद को तहस नहस करने के टास्क के साथ भेजा गया है। और चलिए, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।